Hello and namaste to everyone. We are discussing BPYG 172, Block First Introduction to the Philosophy of Religion. First of all, I'm very sorry for being 5 days late और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी इसे इन वीडियोस को अपलोड करूँ यूनिट वाइज। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं काफ़ी स्लो स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो आप इस वीडियो को स्पीड अप कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले थोड़ा सा ब्लॉक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले ये बताया गया है कि ओरिजिन ऑफ रिलीजन, धर्म का उदय, ये शायद उतना ही पुराना है जितना कि पुराना हमारा मानव इतिहास है। और इसमें इंडियन और ग्रीस कल्चर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो अर्ली सिविलाइजेशंस थी, जैसे कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया कि विच इज़ वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो इन ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत में ही हमें उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से पता लगता है कि किस तरह से वो लोग रिलीजन को भी फॉलो करते थे। उनके लाइफ में रिलीजन नाम की भी चीज़ थी, कल्चरल चीज़ों को भी वो फॉलो करते थे। रिलीजन और कल्चर था उस टाइम पे भी। तो इस तरह की बात से हमें ये पता चलता है कि जितनी पुरानी मानव सभ्यता है उतना ही पुराना शायद रिलीजन भी है। और उपनिषदों में और अदर लिटरेरी वर्क्स में भी हमें इन चीज़ों के बारे में मेंशन देखने को मिलता है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी रिलीजन वर्ड की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सो एटिमोलॉजिकली द वर्ड रिलीजन इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन रूट रेलिगियर एंड इट मीन्स टू बाइंड फास्ट। रिलीजन शब्द रेलिगियर शब्द, जो कि एक लैटिन शब्द है, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू बाइंड फास्ट, या चीज़ों को बांधे रखना। तो रिलीजन शब्द में बांधे रखने का क्या अर्थ है? रिलीजन जो है वो एक कम्युनिटी को बांधे रखती है। एक स्ट्रॉन्ग जुड़ाव होता है लोगों का आपस में, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के, तो वो उसे दर्शाती है। फिर नेक्स्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरह से रिलीजन का हम कोई एक जनरल डेफिनेशन नहीं दे सकते। अलग अलग लोगों के लिए रिलीजन का अलग अलग मतलब है और उसको अलग अलग एंगल से भी देखा जा सकता है, जैसे कि वेरियस एंगल्स लाइक हिस्टोरिकल एंगल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, एथिकल, एस्थेटिकल। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिलीजन अलग अलग तरह से देखा जा सकता है। और क्योंकि रिलीजन अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से रिलीजन की एक अलग डेफिनेशन बनती है। इसीलिए हम रिलीजन का कोई जनरल डेफिनेशन नहीं दे सकते। तो इसमें ब्लॉक इंट्रोडक्शन में मेनली इतना ही था। हम लोग अब मेनली अपना यूनिट 1 पे जंप करते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट यूनिट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिलीजन। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। तो इसमें हम लोग रिलीजन का मतलब जानेंगे, उसकी अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे और उसके नेचर के बारे में जानेंगे। सो इंट्रोडक्शन में इसमें हमें ये बात बताई गई है, जो कि हमने ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था, कि व्हाट इज़ रिलीजन। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज रिलीजन इज़ एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ रियलिटी। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है रिलीजन। और चूँकि हम रिलीजन में हम किसी एक चीज़ को नहीं इंक्लूड करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है रिलीजन में। तो रिलीजन को एज सच डिफ़ाइन करना कि हम उसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन दे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कोई ना कोई टर्म्स या कोई ना कोई एलिमेंट उसमें छूट ही जाएगा हमेशा। इसीलिए रिलीजन को डिफ़ाइन करना इतना आसान नहीं है। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। कौन कौन से बेसिस है जिसके आधार पर रिलीजन के अलग अलग डेफिनेशन है। तो मेनली यहाँ पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया इस डेफिनेशन को। फर्स्ट वन इज़ फिनोमेनोलॉजिकल एंड द सेकंड वन इज़ इंटरप्रिटेटिव। और इंटरप्रिटेटिव में भी हमें 4 डेफिनेशंस बताई गई हैं रिलीजन की: साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, नेचुरलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल डेफिनेशन। और ये एक जनरल पॉइंट है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कोई पूछा नहीं जाता कि हु इज़ द फादर ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन। सो उनका नाम है इमैनुअल कैंट और ये जर्मनी से है। तो
तो ये जस्ट एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, तो एक बात है कि रिलीजन एक्चुअली है क्या, उसका कोई करेक्ट डेफिनेशन या कोई एक जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन एक बात रिलीजन को लेकर सारे फिलोसोफर्स जो मानते हैं वो ये है कि रिलीजन इज़ जनरली रिलीजन इज़ प्योरली अ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट हैज़ बिकम एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। रिलीजन का जो भी उदय हुआ वो जनरली वो एक ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही हुआ, ह्यूमंस की वजह से रिलीजन हुआ। कोई आसमान से रिलीजन ऐसे आज सच उतर के नहीं आया, उसको ह्यूमन ने अपनी सोसाइटी में उसको इम्प्लांट किया रिलीजन को। और धीरे धीरे जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती गई तो रिलीजन भी इवॉल्व होता गया, और आज एक ऐसा समय आ गया है कि रिलीजन हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, एक अटूट हिस्सा है, उसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों अलग नहीं कर सकते? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि या आप जिस भी घर में पैदा हुए हो, तो आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, आपके फादर या आपकी फादर मदर उस कल्चर में उन्होंने आपको पाला, आपके अंदर वो कल्चर इनकलकेट हुआ, आपके अंदर वही कल्चर आया ना। अब वो कल्चर आप अपने आगे आने वाले जनरेशन को सेंड करोगे। तो इस तरह से कल्चर और रिलीजन इनहेरिटेड भी होते हैं। हम अपने जो बच्चों को संस्कार देते हैं वो फिर उनके बच्चे, हमारे बच्चे अपने बच्चों को देते हैं। इस तरह से रिलीजन अब एक ऐसा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का जिसे हम अलग नहीं कर सकते। और फिर नेक्स्ट पार्ट में लिखा है, इन द वेस्ट विद द डोमिनेंस ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेडिशन ऑफ द जूडियो Christian faiths, religion is largely understood theistically, while in the East it is mostly seen as a response to the experience of the natural powers that are beyond human control, although both take into account the inner urge for an ethical and moral reference with regard to the practice of religion. यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर में एक डिफरेंस बताया गया है। वेस्टर्न कल्चर में मेनली जूडियो क्रिश्चियन फेथ्स डोमिनेंस में है, तो वहाँ पे रिलीजन को मेनली थीस्टिकली, यानी कि मैं अगर सिंपल भाषा में बताऊँ तो वहाँ पे रिलीजन में मेनली क्या है, मेन एलिमेंट है कि देयर्स अ गॉड, और मतलब विच इज़ अ सुप्रीम गॉड, और वो एक गॉड एंटिटी को ही रिलीजन से रिलेट करते हैं जस्ट। लेकिन ईस्टर्न पार्ट में अगर हम देखें, ईस्टर्न कंट्रीज़ में अगर मैं इंडिया ही ले लूँ, तो इंडिया में सिर्फ गॉड का कंसेप्ट ही नहीं है रिलीजन के अंदर। नेचर को भी कहीं ना कहीं हम लोग सेक्रेड मानते हैं, उसको भी हम लोग एक पूजनीय वस्तु मानते हैं। हम नेचर हो गया या नेचर में जो भी फिनोमेना हो गए और जितने भी नेचुरल पावर्स है उन सबको हम लोग रिलीजन के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ये एक छोटा सा वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर के बारे में डिफरेंस बताया गया है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट है 1.2 मीनिंग ऑफ रिलीजन। इसमें स्टार्टिंग में वही बात बताई गई है कि रिलीजन शब्द का उदय कैसे हुआ, कौन से शब्द से इसका ओरिजिन हुआ और उसका मतलब क्या होता है। रेलिगियर मीन्स टू बाइंड फास्ट, ये इसकी बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिलीजन के क्या क्या डेफिनेशन बनते हैं। सो सम डेफिनेशंस आर फिनोमेनोलॉजिकल एंड ट्राई टू एक्सपोज द कॉमन एलिमेंट्स दैट वी सी in the acknowledged world religions. For example, the human recognition of a superhuman power entitled to obedience and worship. अगर हम एक कॉमन एलिमेंट देखें सारे रिलीजन में, तो लगभग हर रिलीजन में ये बात तो ज़रूर है कि देयर इज़ समथिंग विच इज़ सुपर ह्यूमन। ऐसा कुछ ना कुछ तो ज़रूर है जो कि हम इंसानों की शक्ति से परे है, हम इंसानों की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है, एंड दैट थिंग इज़ वर्थ वर्शिप। उनकी वर्शिप हमको करनी चाहिए क्योंकि वो हमसे एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट है। ठीक है, तो इस तरह की बात लगभग हर रिलीजन में हमको देखने को मिलती है। तो ये हमारा फिनोमेनोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। फिर द नेक्स्ट वन इज़ इंटरप्रिटेटिव डेफिनेशन। अब इस इंटरप्रिटेटिव डेफिनेशन के अंदर 4 और डेफिनेशंस आते हैं। फर्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है द फीलिंग्स, acts and experiences of the individual men in so far as they consider themselves to stand in relation to what they may call the divine. अब यहाँ पे मैं एक आप लोगों को छोटा सा टिप देना चाहूँगी आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग। जब भी आप कोई आंसर लिखें या आज जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो और आपको वो चीज़ अपने माइंड में रखनी है, तो आप
जनरली फॉर एग्जांपल आप साइकोलॉजिकल डेफिनेशन याद कर रहे हो, साइकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन याद कर रहे हो, तो आप उसको रीड करो और उसमें से एक कीवर्ड ढूंढो और उसको उसको याद रखो। जैसे कि मैं बताऊंगी, सबसे पहले इसका डेफिनेशन बता देती हूँ कि साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में ये बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल मैन का, हर एक व्यक्तित्व का एक अलग एक्सपीरियंस है रिलीजन को लेके। जो मेरा रिलीजन के प्रति पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो आपके एक्सपीरियंसेस से किस तरह से डिफ़र करते हैं, और आपके एक्सपीरियंस किसी और के एक्सपीरियंस से डेफिनेटली डिफ़र करते हैं। हर किसी का एक्सपीरियंस किसी भी रिगार्डिंग में, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लोगों का। तो किस तरह की फीलिंग्स है आपकी गॉड के साथ या जो डिवाइन है उसके साथ, किस तरह से आप उनके प्रति फील करते हैं, किस तरह से उनके प्रति एक्ट करते हैं, या आपकी क्या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है उनके रिगार्डिंग, दैट इज़ व्हाट वी कंसीडर इनटू साइकोलॉजिकल डेफिनेशन। तो आपने साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में एक मेन कीवर्ड याद किया, दैट इज़ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। मान लीजिए आपने ये वर्ड याद किया मेन कीवर्ड, तो अब आप ये याद रखो साइकोलॉजिकल डेफिनेशन में ये एक कीवर्ड याद रखोगे, और अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आती है, अगर आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो, तो आप इस कीवर्ड के सहायते एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अगर लाइन टू लाइन चीज़ों को मन में नहीं रख सकते तो एटलीस्ट उनकी कीवर्ड्स याद रख सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। ओके, दैट वाज जस्ट अ टिप। सो द नेक्स्ट वन इज़ सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, a set of beliefs, practices, and institution which men have evolved in various societies. सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन में हमें ये जानने को मिलता है कि किस तरह जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन जब सेट होने लगी, तो धीरे धीरे डिफरेंट बिलीव्स, अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग धारणाएं वो भी इंसानों ने बनानी शुरू की, और अलग अलग प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी लोगों ने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो इस तरह से सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन के अंडर ये बात बताई गई है। फिर नेक्स्ट है नेचुरलिस्टिक डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन बड़ी खतरनाक दी है, अ बॉडी ऑफ स्क्रूपल्स विच इम्पीड द फ्री एक्सरसाइज ऑफ आवर फैकल्टीज़। क्या मतलब बनता है भाई इसका? तो इसका सिंपल मतलब, अगर मैं इसको सिंपली एक्सप्लेन करके बताऊं, तो इसमें वो बातें बताई गई हैं कि किस तरह से आपको किस तरह से मोरल इंटीग्रिटी को बचाए रखने के लिए इसमें काम किया जाता है। जैसे वो चीज़ें, सिर्फ वही चीज़ें करना जो कि मोरली करेक्ट है, और मोरली जो करेक्ट नहीं है उन्हें ना करना, इस तरह की बातें। और ये डिसाइड करना कि व्हाट इज़ मोरली करेक्ट, व्हाट इज़ मोरली इनकरेक्ट। तो इन सब चीज़ों की, ये सारे जो एलिमेंट्स है, दैट कम्स अंडर नेचुरलिस्टिक डेफिनेशन। नेक्स्ट वन है स्पिरिचुअल डेफिनेशन। So according to this, religion is the recognition that everyone in the world is the manifestation of a power that is beyond human intellect. अब इसमें मेनली ये बताया गया है कि कोई ना कोई ऐसी पावर है जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट, या यूँ कहे कि ह्यूमन पावर के बियॉन्ड है। ऐसी एक पावर है, और वही इस दुनिया को गवर्न कर रही है, वही इस दुनिया को चला रही है। इस दुनिया में जितनी भी जीवात्माएं हैं, या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको चला रही है, नेचर को चला रही है। तो दिस थिंग कम्स अंडर स्पिरिचुअल डेफिनेशन। इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी कि ये बताया गया है कि रिलीजन के ये सारे डेफिनेशंस जो हैं, ये पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं है और इनकम्प्लीट भी नहीं मान सकते हम इसको। ऐसा क्यों है? बिकॉज द वर्ड रिलीजन इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव वर्ड, रेदर इट इज़ इंक्लूसिव। नाउ दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। जो वर्ड रिलीजन वर्ड है, वाई इट इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव वर्ड? बिकॉज हर किसी का रिलीजन को देखने का नज़रिया अलग है। तो मैं अगर कोई जनरल, या मैं नहीं, जो भी कोई अगर एक जनरल डेफिनेशन देने की कोशिश करेगा, तो ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे के लिए कुछ चीज़ें उसमें छूट गई हों। वो बोले कि नहीं, इसको मैं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं मानता, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव में दिस इज़ नॉट रिलीजन। तो इसीलिए रिलीजन एक एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं हो सकता। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, और इट इज़ रियली नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड all the possible elements of religion. Therefore, religion is not an exclusive word,
but an inclusive word. It includes manifold elements. अब कितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें, जैसे कि बिलीव्स हो गए, फीलिंग्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए, वैल्यूज, सिम्बल्स, वर्शिप, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, कल्चर्स, मिथ, मिथोलॉजी. तो कितने सारे एलिमेंट्स हैं, आप कितने एलिमेंट्स जोड़ लोगे इसमें. ठीक है, इसीलिए ये बात यहाँ पे कही है. फिर नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया गया है कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं सर E.B. टायलर. उन्होंने अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन दिया है रिलीजन का. ही अंडरस्टैंड्स रिलीजन एज द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बींग्स. स्पिरिचुअल बींग्स जो है उन पर ही बिलीफ रखना, वे इसी चीज़ को रिलीजन मानते हैं, E.B. टायलर जी. तो इस पे काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने ये भी बोला कि जस्ट बिलीविंग इन स्पिरिचुअल बीइंग कैन नॉट बी रिलीजन. इसके अलावा आपको इसमें बिलीफ्स भी ऐड करना चाहिए, प्रैक्टिसेस भी आपको ऐड करनी चाहिए. इस तरह से E.B. टायलर को सजेशंस मिले काफ़ी क्रिटिक्स के. And another objection is that the faith, belief and practices are not always towards spiritual beings. Our scope of definition must be extended and widened to include even nothing. फिर कुछ critics का मानना है कि केवल बिलीफ और प्रैक्टिसेस और फेथ्स को ही नहीं इन्वॉल्व करना. इसका डेफिनेशन इतना वास्ट होना चाहिए कि इसमें हम जो है नथिंग, दैट इज़ शून्यता को भी हम इसमें इंक्लूड करें. ठीक है, इस तरह की बात भी बोली गई है. तो आपको एक आइडिया तो ज़रूर लग रहा होगा कि रिलीजन किस तरह से, रिलीजन वर्ड इज़ नॉट एट ऑल एक्सक्लूसिव. काफ़ी सारे एलिमेंट्स इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे कि सर J.G. फ्रेजर हु इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और अगले यूनिट में भी हम इनके बारे में इनकी थ्योरीज पढ़ेंगे. तो उनके हिसाब से रिलीजन का क्या डेफिनेशन है. So according to him, religion is a propitiation or conciliation of powers superior to man, which are believed to direct and control the course of nature and of human life. इनके अकॉर्डिंग रिलीजन एक ऐसी सुपर पावर को हम मतलब उसको प्लीज़ करते हैं, एक ऐसी सुपर पावर का को वर्शिप करना होता है जिसको हम मानते हैं कि उनके ही कारण, उसी सुपर पावर के कारण हमारी ज़िंदगी चल रही है और ये नेचर भी चल रहा है. मतलब वो सुपर पावर जो हमारी ज़िंदगी को और इस नेचर को कंट्रोल करे, दैट इज़ उनकी वर्शिप को करना, दैट इज़ रिलीजन. सर J.G. फ्रेजर ने ऐसा बोला. टू कोप विद दिस सुपरा ह्यूमन पावर्स, इट इज़ आर्ग्यूड एंशिएंट रिलीजन्स मेड यूज़ ऑफ मैजिक, सॉर्सरी, टैबूज, मिथ एंड मिथोलॉजिकल स्टोरीज. तो इस सुपरा ह्यूमन पावर यानी कि ये जो डिवाइन पावर है, इसके साथ थोड़ा compete करने के लिए पहले ज़माने में, या जो एंशिएंट रिलीजन की बात की गई है, तो एंशिएंट रिलीजन में मैजिक, जादू किया जाता था, सॉर्सरी यानी कि काला जादू किया जाता था, टैबूज होते थे बहुत सारे कि कोई चीज़ बोलते थे कि जिसकी इसकी पाबंदी है, ऐसा नहीं करना. मिथ होते थे, मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ होती थी. तो इस तरह की चीज़ें होती थी. फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं नेचर ऑफ रिलीजन में. इसमें मेनली 2 पार्ट्स बताया गया है, एक प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन एंड द अनदर वन इज़ हायर फॉर्म ऑफ रिलीजन. सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे. सो रिलीजन को हमेशा एक कुछ सेक्रेड चीज़ से रिलेट करके देखा जाता है. सेक्रेड यानी कोई पवित्र, हिंदी में अगर मैं इसका अनुवाद करूं, सेक्रेड यानी पवित्र, तो कुछ पवित्रता के साथ रिलेट करके देखा जाता था प्रिमिटिवली रिलीजन को हमेशा से. और द वेरियस एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट यूज्ड टू एक्सप्रेस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस sacred in terms of traditional anthropological analysis in the primitive religions were very simple. primitive religions में इस पवित्र शब्द को या इस सेक्रेड शब्द को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज़ किया जाता था. वहीं अगर हम आज देखें, द नोशंस लाइक अनसीन, अननोन, इन्फानाइट, इम्मैनेंस एंड ट्रांसेंडेंस एक्सेट्रा आर नॉट जनरली फाउंड इन दिस ट्रेट. आज के ज़माने में हम लोग ये सुनते हैं ना कि समथिंग विच इज़ अनसीन, अननोन, इन्फानाइट और इम्मैनेंस यानी कि टू ड्वेल इन, किसी के अंदर समाया हुआ. ट्रांसेंडेंस मतलब बियॉन्ड फिज़िकल एक्सपीरियंस, कि हम लोग इस शरीर के अंदर रहकर जो नहीं एक्सपीरियंस कर सकते,
जो शरीर जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें इस फिज़िकल एक्सपीरियंस के बाहर जाना पड़ेगा, दैट इज़ ट्रांसेंडेंस। तो ये सारे वर्ड्स प्रिमिटिव रिलीजन के रिगार्डिंग नहीं, ये आजकल के ज़माने में मतलब आज हाल ही के लिए ये न्यू वर्ड्स हैं रिलीजन के रिगार्डिंग। तो पहले के ज़माने में प्रिमिटिव रिलीजन के अकॉर्डिंग जो सेक्रेड है, जो पवित्रता है, उसको काफ़ी सिंपल टर्म्स में यूज़ किया गया है। तो हम इन्हीं सिंपल टर्म्स को देखेंगे कि किस किस तरीके से इस पर्टिकुलर सेक्रेड को, जिसे पवित्र माना गया, उस पर्टिकुलर सेक्रेड को किस किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है। अब हम उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द सेक्रेड एज अ फॉरबिडन। Polynesian term taboo in the primitive religions could be one that comes close and conveys the sense of sacred, sacer and sanctus. तो ये sacer and sanctus word that is also related with sacred, और ये particularly I guess ये इटालियन और ये लैटिन और इटालियन वर्ड है जिसका मतलब सैक्रेड ही होता है, सेक्रेड ही होता है। सो पॉलिनेशियन टर्म टैबू एक पॉलिनेशियन टर्म है, और पॉलिनेशिया एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और वहाँ पे प्रिमिटिव रिलीजन आज भी काफ़ी प्रिवेलेंट है, आज भी चलता है। तो जो टैबू शब्द है वो वहीं का शब्द है, और टैबू मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे प्रोहिबिशन लगाना बाय कम्युनिटी। जैसे कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई चीज़ करना मना होता है, तो हम बोलते हैं कि ये उस कम्युनिटी का टैबू है कि ये चीज़ मना है करना। ओके, सो इस टैबू टर्म को किस तरह से सेक्रेड के साथ, या इस फॉरबिडन यानी कि जो चीज़ें मना होती है उसको किस तरह से इस सेक्रेड के साथ रिलेट किया गया है। सो दिस पॉइंट्स टू द आइडिया दैट समथिंग इज़ मार्क्ड ऑफ एज टू बी शन्ड, दस एन इन्फोर्स्ड सेंस ऑफ मिस्टिक सैंक्शन और पेनल्टी इफ अवॉइडेड। तो इसमें बोला गया है कि किस तरह से जो चीज़ें मना की गई हैं, अगर वो चीज़ अगर आदमी करता है तो किस तरह से उस पर एक मिस्टिक सैंक्शन लगाई जाती है, या एक मिस्टिक पेनल्टी उसको भुगतना पड़ता है, एक पेनल्टी उसको भुगतनी पड़ती है जो वो काम करे जिसे करने को मना किया गया हो। ओके, क्योंकि वो उस समय पे लोग किसी चीज़ को जो फॉरबिडन होती थी या जो चीज़ें मना होती थी, तो वो इसलिए मना होती थी क्योंकि लोग कहते थे कि दिस पर्टिकुलर थिंग, जो ये चीज़ है जो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे सेक्रेड के ख़िलाफ़ है, जो हमारी पवित्रता है उसके ख़िलाफ़ है, इसलिए वो उन चीज़ों को करने के लिए मना करते थे। और उसके रिगार्डिंग जैसे कि अगर हम माने कि कोई काम हमने गलत किया, तो हमें क्या सुनने को मिलता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुमको नर्क भोगना पड़ेगा, या जहन्नुम भोगना पड़ेगा, या तुमको यू विल बी सेंट टू हेल। इस तरह की बातें सुनते हैं ना हम लोग, तो ये फॉरबिडन उसी के अंडर आता है। दिस ड्यू टू दिस एस्पेक्ट ऑफ सैंक्शन एंड पनिशमेंट एडेड, टैबू कम्स टू स्टैंड फॉर अनक्लीनलीनेस एंड सिन ऑन द वन हैंड। एक तरफ तो ये हमारे जो पाप कर्म है उसका बेसिस बनता है कि कोई भी चीज़ों को इस तरह से कैटेगराइज कर दिया गया कि अगर आप ये काम करोगे तो आप पाप के भागीदार बनोगे, यू विल बी अ सिनर, दैट इज़ वाई यू डोंट हैव टू डू दिस। तो एक तो इस तरह से एक सिन के लिए एक पाप का एक बेसिस बनाया जाता है कि दिस इज़ द बेसिस, इसके रिगार्डिंग आपको पाप नहीं करना, इस तरह की बात बताई जाती है। एंड वाइल इट कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड एज मीन्स ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफाइंग द नॉर्म्स ऑफ द सेक्रेड ऑन द अदर हैंड। और दूसरे तरफ से, एक तरफ से तो ये एक सिन को दर्शाता है कि ये सिन, ये काम करोगे तो पाप के भागीदार हो गए, और दूसरी तरफ ये उन कामों को मना करके एक तरह से एक सेल्फ प्रोटेक्शन का भी काम करता है। सेल्फ प्रोटेक्शन का कैसे काम करता है, क्योंकि जो भी चीज़ें टैबू मानी जाती है कम्युनिटी में कि ये चीज़ नहीं करनी, तो उनके अकॉर्डिंग वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो उनके सेक्रेड के लिए नुकसानदायक है, इसीलिए ये टैबू एक तरह से सेल्फ प्रोटेक्शन है। और ये जो टैबू होते थे उस समय में, वो एक जैसे पत्थर की लकीर नहीं होती, उस तरह से माना जाता था प्रिमिटिव रिलीजन में कि ये चीज़ मना है तो मना है, इसको नहीं करना है टोटली। तो इस तरह से द सेक्रेड एज अ फॉरबिडन यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। द नेक्स्ट वन इज़ द सेक्रेड एज द मिस्टीरियस। What was strange and new was treated in the earlier times as sacred,
हैविंग अ नॉन नॉर्मल नेचर। जो भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला या लोगों ने उसे पहली बार देखा और उसका एक नेचर तो था वो जो नॉन नॉर्मल नेचर था, जो कि नेचर में हमें जनरली देखने को नहीं मिलता था, उसको लोग सेक्रेड के साथ रिलेट करके देखते थे कि हाँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग न्यू एंड दिस इज़ समथिंग नॉन नॉर्मल, देन दिस मस्ट बी समथिंग सेक्रेड। इस तरह से लोग उसको देखते थे। इट कैन नॉट बी कॉल्ड एबनॉर्मल, उसे हम एबनॉर्मल नहीं कह सकते, उसको रैदर हम लोग नॉन नॉर्मल कहेंगे। इट वॉज सीन एज मिस्टीरियस, समथिंग बियॉन्ड द ह्यूमन ग्रैस्प, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल। वो उसे एक मिस्टीरियस माना जाता था क्योंकि लोगों को नहीं पता चलता था कि ये जो चीज़ें हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, इसीलिए उसको उस मिस्टीरियस चीज़ को भी सेक्रेड के साथ जोड़ के देखा जाता था। द नेक्स्ट वन इज़ द सेक्रेड एज अ सीक्रेट। द सेक्रेड was also understood as having a mystic and mysterious power and therefore it was something secret। कोई ऐसी चीज़ जिसका एक्सप्लेनेशन आपके पास ना हो तो आप उसको सीक्रेट ही मानोगे ना कि आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस, देयरफॉर इट इज़ अ सीक्रेट फॉर मी। वट एवर इज़ हैपनिंग दैट इज़ अ सीक्रेट फॉर यू इफ़ यू डोंट नो द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न और द फिनोमिना हैपनिंग बिहाइंड इट। इसीलिए जो भी चीज़ जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता था तो उस सीक्रेट को भी एज अ सेक्रेड चीज़ देखते थे। द नेक्स्ट वन इज़ द सेक्रेड एज अ पोटेंट। नाउ जो ये पोटेंट वर्ड है दैट इज़ वेरी मच related to potential. Perhaps one of the positive and most fundamental conception of the sacred is that the efficacy of the sacred is identified with the magical and mystical power attributed to it. Everything is understood as having an indwelling potency. नेचर में जितनी भी चीज़ है उसके अंदर एक पोटेंसी है। पोटेंसी मतलब एक पावर है, पावर टू डू समथिंग। हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई इनड्वेलिंग यानी जो पहले से समाई हो उस चीज़ के अंदर, तो हर उस चीज़ के अंदर एक 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 पोटेंशियल है, उसकी एक खुद की एनर्जी है जो जिसके कारण वो कोई भी काम कर सकता है। लेकिन वट एवर इज़ सेक्रेड, जो भी सेक्रेड चीज़ है, दैट वट एवर इज़ सेक्रेड मैनिफेस्ट दिस पोटेंसी टू एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल। हर चीज़ के पास अपनी पोटेंसी है, लेकिन जो ये सेक्रेड है वो इसी सेम पोटेंसी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे यूज़ करते हैं। लाइक जो भी सेक्रेड चीज़ है जिसे भी लोग पवित्र मानते थे, वो इस पोटेंसी को एक एक्स्ट्रा लेवल पे जाके यूज़ करते थे और इसीलिए उनके जो भी चीज़ें वो जो सेक्रेड होती थी उसकी जो भी काम होता था वो हमें एक मिस्टीरियस और एक मैजिकल लगता था। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द सेक्रेड इज़ रिलेटेड विद द पोटेंट। द फिफ्थ वन इज़ द सेक्रेड एज द एनिमेट। There is a lot of evidence to suggest that the primitive gods were conceived as personified anthropomorphic characters dwelling somewhere apart। अब प्रिमिटिव रिलीजन में ये भी होता था कि गॉड्स को पर्सोनिफाई किया जाता था, उनको एक मानव रूप दिया जाता था कि जैसे कि एक गॉड फिगर दिया गया है कि एक ह्यूमन के फॉर्म में गॉड का पोर्ट्रेयल किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, क्रिश्चियंस जीसस को गॉड मानते हैं, तो जीसस वाज अ ह्यूमन बीइंग फॉर श्योर। एक ह्यूमन फॉर्म में जीसस थे, हालांकि उन्हें डिवाइन बोला जाता है, तो वो ह्यूमन के फॉर्म में थे। ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ फिर, लेकिन हम लोग अभी प्रिमिटिव रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो उसी प्रकार प्रिमिटिव रिलीजन इसी प्रकार जैसे जीसस को माना गया उसी प्रकार प्रिमिटिव रिलीजन में भी गॉड्स का पर्सोनिफिकेशन करते थे और उनको एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया जाता था। उनके ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन कैरेक्टर्स के बारे में भी बात होती थी। हालांकि जो वो ह्यूमन कैरेक्टर्स थी दैट वर डिवाइन, समथिंग अ लेवल, उनका कुछ लेवल ऊपर होता था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर भी होता था उन गॉड्स में, मतलब दिखाया जाता था ऐसा। एंड ड्वेलिंग समवेयर अपार्ट, और ये भी माना जाता था कि इस तरह के गॉड एग्जिस्ट करते हैं, उनका फॉर्म बताया जाता था और बोलते थे कि वो इस पर्टिकुलर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि कोई बोलता है कि स्वर्ग में भगवान है, तो उन्हें एक पर्टिकुलर जगह दे दी गई ना कि हाँ इस जगह पे भगवान रिजाइड करते हैं, इस जगह पे भगवान रहते हैं।
The sixth one is the sacred as ancient. Another element found is in primitive religion is the practice of ancestor worship. जैसे कि पुराने रिलीजन हो गए, हिंदुज़म हो गया और चाइनीज़ प्रिमिटिव रिलीजन हो गए. चाइना में भी काफ़ी प्रिमिटिव रिलीजन्स है आज भी जो कि प्रैक्टिस किए जाते हैं. तो उन रिलीजन में भी एक होती थी एंसेस्टर वर्शिप. जो उनके पूर्वज हैं उनकी भी एक तरह से पूजा की जाती थी. सो दीज वर ऑल द explanation of the sacred in different in relation with different elements. और ये हमारा प्रिमिटिव रिलीजन के प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन के अंडर आया. और नेचर ऑफ रिलीजन में हमने प्रिमिटिव फॉर्म कर लिया. अब हम लोग हायर फॉर्म ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो जैसे ही रिलीजन जैसे कि हमारा इंसानों का एवोल्यूशन हुआ समय के साथ, हम लोगों की डिमांड्स बदली, हम लोगों का रहने सहने का तरीका बदला, उसी तरह से रिलीजन भी एक तरह से इवॉल्व हुआ है समय के साथ. और हम सब ये बात जानते हैं कि प्रकृति का नियम है बदलना. चीज़ें बदलती हैं और जो चीज़ें नहीं बदलती वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ओवर अ टाइम. सो रिलीजन अपने आप को इवॉल्व कर पाया, या हम यूँ कहें कि हमने रिलीजन में काफ़ी बदलाव लिए, काफ़ी एवोल्यूशन किया गया रिलीजन में. और इसी कारण है कि रिलीजन आज भी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में. रिलीजन एक महत्वपूर्ण चीज़ है आज भी. हालांकि ये काफ़ी पुरानी, इसका ओरिजिन काफ़ी पुराना है, लेकिन आज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कभी पहले हुआ करती थी. अब हम कारण जानेंगे कि किन कारणों के क्या कारण रहे होंगे कि रिलीजन को इवॉल्व होना पड़ा, या हमें रिलीजन्स में या उसकी डेफिनेशंस में बदलाव लाने पड़े. सो द फर्स्ट वन इज़ द रैपिड प्रोग्रेस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड थॉट. जैसे जैसे साइंटिफिक नॉलेज और टेक्नोलॉजीज़ आई, हमें अलग अलग नेचुरल फिनोमेनस के बारे में पता चला, तो हमने उस हिसाब से अपने रिलीजन का जो है उसका डेफिनेशन बदला. हमें पता चला कि ये पर्टिकुलर चीज़ तो साइंस के हिसाब से इस तरह से होती है, लेकिन रिलीजन में इस तरह से बताई गई है. तो जो चीज़ें हमें रेशनल लगी वो चीज़ें हमने रख ली, और जो चीज़ें हमें इनरेशनल लगी वो चीज़ें हमने धीरे धीरे अपनी सोसाइटी से रिमूव कर दी, उस रिलीजन के अंदर से उस सोसाइटी से रिमूव कर दी. तो इस तरह से रिलीजन एक तरह से इवॉल्व हुआ. द नेक्स्ट वन इज़ चेंजेस इन द सोशल ऑर्डर ऑफ मैन. इंसानों का रहन सहन बदला, उन्हें ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ मिली, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कवर की, टूल्स डिस्कवर किए, अलग अलग खाने की चीज़ें डिस्कवर की, रहने सहने का तरीका डिस्कवर किया अलग. तो जैसे जैसे इंसानों का रहने का तरीका बदला, उसी तरह से उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस बदली, उनके रिलीजियस थॉट्स बदले. नेक्स्ट वन इज़ अ डीपर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट. किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या इसमें अगर मैं बोलूँ कि फ़िलॉसफी ऑफ रिलीजन या पर्टिकुलर रिलीजन सब्जेक्ट में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, तो उन्होंने उसमें और खोज की. और जब जैसे जैसे खोज हुए तो उसमें कुछ रेशनल पॉइंट्स मिले, कुछ इरेशनल पॉइंट्स मिले. तो उस हिसाब से डेफिनेशन चेंज होती रही रिलीजन की. और रिलीजन में लोगों के मतलब, हालांकि मेन कोर बिलीफ तो आज भी सेम ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग भी मॉडिफाई हुए रिलीजन के हिसाब से, और रिलीजन भी मॉडिफाई हुआ. नेक्स्ट वन इज़ द मॉडर्न टेंडेंसी टू अवॉइड मैजिक एंड मिस्ट्री एंड टू सब्स्टिट्यूट इट विद मोर रेशनल एंड साइंटिफिक थॉट. अब हम जैसे कि मैजिक हो गई और मिस्ट्री हो गई, हम इन चीज़ों का कोई कारण नहीं जानते कि ये किस तरह से हुआ. तो जो चीज़ इंसान नहीं जानता वो जनरली उसको नकारना चाहता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू, इसके पीछे कोई और कारण होगा, या तो उसके पीछे का कारण ढूंढेगा या तो उसको नकारेगा. तो ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, चीज़ों को नकारना, जो जिस चीज़ को आप एक्सप्लेन ना कर पाओ उसको या तो नकारना या उसके पीछे का रीज़न ढूंढना, तो ये ह्यूमन या एक मॉडर्न टेंडेंसी है जिसके कारण रिलीजन में इवोल्यूशन आया, रिलीजन में बदलाव आया. अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन इज़ कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ एस्केटोलॉजी. एस्केटोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें डिफरेंट रिलीजन्स जजमेंट डे के बारे में बताते हैं, या फाइनल डे के बारे में, या डेथ के बारे में बात होती है कि डेथ के बाद की लाइफ क्या है. और जजमेंट डे के बारे में, मतलब ये एक तरह से एक नेगेटिव एस्पेक्ट है
रिलीजन का, तो उसके बारे में उसको भी एक प्रॉब्लम कंसीडर किया गया रिलीजन में। नेक्स्ट में हम लोग कुछ डिफरेंट टर्म्स को देखेंगे रिलीजन के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको प्रेफर करूँगी कि मैं आपको इसे नीचे बताऊँ, कीवर्ड्स अलग से दिए गए हैं तो मैं उसी में आपको इन सब को एक्सप्लेन करूँगी। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ रिलीजन में भी जो ये शब्द दिए गए हैं, टोटेमिज्म, एनिमिज्म, पैंथिज्म, पॉलीथिज्म, मोनीथिज्म एंड मोनिज्म, इन सब को भी मैं कीवर्ड्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ पूरा। So the first one is agnosticism. It means not knowing, which implies that we are not able to affirm or deny the existence of God. ये एक ऐसा विश्वास है जिसमें हम नहीं जानते कि भगवान का नेचर क्या है। हमने क्योंकि भगवान को नहीं देखा तो हम ये कंफर्म भी नहीं कर सकते कि वो है, और हम डिनाई भी नहीं कर सकते कि वो नहीं है। इस तरह के बिलीफ को एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ एनिमिज्म. It is the belief that everything which has life or motion also has a soul or spirit. Animism के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ मूव कर रही है, जिसमें भी जीवन है, that has a soul or spirit और that is a part of God. इस तरह से एनिमिज्म में माना जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एथिज्म. एथिज्म के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो गॉड ऑफ एनी काइंड. कोई भी भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते एथिज्म के अकॉर्डिंग। डाइज्म के अकॉर्डिंग यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड एंड सेट इन मोशन बाय गॉड. ये इस ब्रह्मांड को भगवान ने बना दिया और बना के एक बार सेट करके छोड़ दिया। उसके बाद ये ब्रह्मांड अपने आप से चल रहा है, अपने आप से ऑपरेट हो रहा है। तो ये है डाइज्म के अंदर। मोनिज्म के अंदर सिर्फ एक वन रियलिटी की बात की गई है, ओनली वन रियलिटी, देयर इज़ ओनली अ सिंगल रियलिटी। इसकी बात मोनिज्म के अंदर की गई है। एंड मोनोथिज्म विच इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम मोनिज्म. मोनिज्म और मोनोथिज्म में के डेफिनेशन में डिफरेंस है। मोनोथिज्म मतलब देयर इज़ अ सुप्रीम गॉड. सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही सुप्रीम गॉड है, उसकी बात करती है मोनोथिज्म. नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग every aspect of human existence and experience, including moral and religious life, could be adequately explained in terms of our understanding of nature. नेचर को हम किस तरह से समझते हैं, उसी को हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन एक्सपीरियंस किस तरह से हो रहे हैं, उसको हम नेचर के फॉर्म में किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, वो नेचुरलिज्म के अंदर आता है. पैंथिज्म के अंदर हम देखते हैं गॉड. पैंथिज्म इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज गॉड इज़ ऑल इज़म. मतलब कि हर चीज़ में भगवान है और भगवान में ही हर चीज़ है. दैट इज़ ऑल इज़ गॉड एंड गॉड इज़ ऑल एंड गॉड इज़ नॉट अ रियलिटी सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड रिमोट फ्रॉम इट. कि सब में भगवान है और हर जगह भगवान है, हर चीज़ में भगवान है, भगवान ही सब में है, भगवान ही सब है. और भगवान एक ऐसी एंटिटी है जो कि हमारी रियलिटी के साथ ही पैरेलल में चल रहे हैं, मतलब है, एग्जिस्ट करते हैं. ये हमारी रियलिटी से कोई अलग नहीं रहते, कोई दूर नहीं रहते, ये हमारी रियलिटी का ही हिस्सा है. फिर नेक्स्ट है पॉलीथिज्म. पॉलीथिज्म में इट इज़ अ बिलीफ एंड वर्शिप ऑफ मैनी इंडिविजुअल गॉड्स. बहुत सारे भगवानों का वर्णन मिलता है पॉलीथिज्म में, जैसे कि हिंदुइज़्म हो गया. फिर नेक्स्ट इज़ स्केप्टिसिज्म. इट मीन्स डाउटिंग. इसमें डाउट है कि दे आर नॉट सर्टेन, दे आर नॉट श्योर कि भगवान है भी या नहीं है. अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ प्रूफ मिलता है तो दे विल एक्सेप्ट कि यस गॉड है, और अगर नहीं मिलता टिल देन दे विल से नो, देयर इज़ नो गॉड. तो ऐसे लोग स्केप्टिसिज्म को मानते हैं. फिर नेक्स्ट वन इज़ totemism. Totemism is a primitive one, or it is a belief in a supernatural connection between a group of people and objects like certain animal species, sometimes plants, or more rarely some other things. जैसे कि ये जनरली ट्राइबल लोगों के उसमें होता है कि वो किसी एक सर्टेन चीज़ को सेक्रेड मान के उसी की वर्शिप करते हैं, उसको एक सुपर नेचुरल चीज़ मान के. जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई स्पेशल या कोई अलग एनिमल स्पीशी हो सकती है, वो कोई प्लांट हो सकता है, या वो कुछ भी हो सकता है, वो उसकी वर्शिप करते हैं टोटेमिज्म के अंदर.
सो ये मैंने एक एक्सप्लेन कर दिया है इन सब को, और अगर आप चाहो तो मैं इनके क्वेश्चंस में भी थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ। सो ये क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिलीजन, एंड सेकंड वन इज़ व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ डिफाइनिंग रिलीजन। तो ये दोनों क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करके भी पूछा जा सकता है, और इसका आंसर आपको 1.2 मीनिंग ऑफ रिलीजन में मिलेगा। मीनिंग ऑफ रिलीजन में आप इसका ये मीनिंग दे सकते हैं, लिटरल मीनिंग, रिलीजन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, और फिर आप इसके डिफरेंट डेफिनेशन दे सकते हो, जो कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें पूछा गया कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। तो आप इसको देख सकते हैं, एथिज्म, एग्नोस्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर लास्ट में क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ रिलीजन, स्पेशली द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन, रेलिवेंट एंड अर्जेंटली नीडेड टुडे। आज के समय में हमें रिलीजन्स की कंपैरेटिव स्टडी करने की क्या ज़रूरत है? तो इसके भी मैं कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ आपको कि एलिमेंट्स ऑफ सोशल अनरेस्ट आर फाउंड इन सोसाइटी। ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिससे सोसाइटी में जो डिफरेंट कल्चर्स हैं उनके बीच में मतभेद होते हैं, उस तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट है आजकल सोसाइटी में। और आजकल ही नहीं, हमेशा से ही डिफरेंट रिलीजन्स में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन पीस इन सच अ डाइवर्स कल्चरल ग्लोबल कम्युनिटी। तो इस ग्लोबल कम्युनिटी में, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ती है एक दूसरे कल्चर से इंटरेक्ट करने की। तो जब तक हम उनके कल्चर को समझेंगे नहीं, उनको इक्वली रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम एक शांति की माहौल में नहीं रह सकते। देयरफॉर इट इज़ हाईली इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू लिव इन अ diverse culture because of global need to interact with different people around the world. Okay, and we need to understand our as well as respect other religions and cultures in order to maintain a peaceful environment. हमें खुद के रिलीजन के बारे में तो पता होना ही चाहिए, लेकिन साथ में दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट देना आना चाहिए, एंड दैट इज़ वाई अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। तो ये यूनिट ख़त्म हो गया है और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम लोग अच्छे से किसी यूनिट को पढ़ नहीं लेते, तब तक हम उस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं सकते। तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है, और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।